नहीं, उधर की कोई आवाज नहीं आ रही। हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, Yes, डॉक्टर अनुराधा प्रणाम। जी। जी जी, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी जी। A very good afternoon to all of you. Myself Anuradha Bapuli welcome you all in the e-lecture series program organized by Vasant Kanya Mahavidyalaya, and it's an honor and privilege for me that today ex HOD and Dean Professor Ravi Prakash Pandey sir is Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth is between us. And sir, I welcome you on behalf of VCAM, and I थैंक also यू। welcome our principal ma'am, other faculty members and participants. I know sir, our students will really benefited from you. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम आदरणीय प्रोफेसर रवि प्रकाश पांडे सर का बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, और सर से ये अनुरोध करती हूँ कि वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद है, इस विषय पर सर आज अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। और मुझे पूरी आशा है कि बच्चे और हम सभी सर आपके इन विचारों से बहुत लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आप इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें सर। धन्यवाद। सबसे पहले हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। बसंत कन्या महाविद्यालय वीकेएम कमच्छा वाराणसी के तत्वावधान में आयोजित आज के इस ई लेक्चर सीरीज में प्राचार्य महोदया का भी धन्यवाद करता हूं। अन्य फैकल्टी मेंबर्स को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और विशेष रूप से धन्यवाद डॉक्टर अनुराधा बापुली तथा इस ई लेक्चर सीरीज से जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद और सबका स्वागत। जैसा कि डॉक्टर अनुराधा बापली जी ने बताया, उन्होंने हमसे जो अनुरोध किया था, विषय था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। अब सीधे बिना किसी पृष्ठभूमि के हम आज के इस लेक्चर के विषय पर आते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म वास्तव में ये शब्द बाद में जुड़ा, पहले इसको फंक्शनलिज्म के तौर पे जाना माना गया था। फंक्शनलिज्म का आशय, हमारी आवाज सुनाई पड़ी है ना? हेलो। yes, sir. अच्छा, जी सर, बिल्कुल स्पष्ट है आपकी आवाज सर। बस ठीक। फंक्शनलिज्म का आशय विभिन्न जो अंतः क्रियाओं और व्यवस्था में निहित इकाइयां हैं, उनमें जो अंतर्निहित संयोजन है, उस संयोजन में किए गए कार्यों के संदर्भ में भी प्रकार्य शब्द का प्रयोग होता है। प्रकार्य शब्द का प्रयोग किसी आयोजन के संदर्भ में भी होता है। प्रकार्य शब्द का प्रयोग गणित में भी हुआ, और प्रकार्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऑर्गेनिज्म के संदर्भ में भी हुआ। वास्तव में समाज विज्ञान में जिस आज हम संरचनात्मक प्रकार्यवाद की चर्चा कर रहे हैं,
उसकी शुरुआत बायोलॉजी से शुरू होती है। बायोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट था बायो ऑर्गेनिज्म का। चार्ल्स डार्विन ने बायो ऑर्गेनिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया, पूरे विज्ञान के क्षेत्र में उसकी अत्यधिक प्रतिष्ठा हुई। जैसा कि उन्होंने कहा कि एक भौतिक शरीर जो मनुष्य का है, वो जिस प्रकार से गर्भ में बहुत ही छोटे रूप में धीरे धीरे विकसित होता है और क्रमशः विकास के क्रम में सावयव यानी भौतिक शरीर मनुष्य का, उसके विभिन्न अंग विकसित होते जाते हैं और जब वो बड़ा होता है तो उस जैविकीय संरचना की विभिन्न ऑर्गन्स अपने अपने फंक्शंस करते हैं। इस संदर्भ में फंक्शंस की चर्चा बायोलॉजी में हुई। बायोलॉजी से सबसे पहले इसको लिया समाजशास्त्र में हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समाज पर भी ढालने का प्रयास किया। हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले अपने इस कॉन्सेप्ट में इस बात का निरूपण करने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से एक जैविकीय संरचना धीरे धीरे एक कॉम्प्लेक्स संरचना और जो अंतर्निहित उसके तत्व हैं उनमें आपसी निर्भरता और उस निर्भरता में फंक्शन यानी प्रकार्य होता रहता है, इसको अगर लागू करते हुए समाज की संरचना को समझने का प्रयास किया जाए तो बेहतर होगा, ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर ने माना। हर्बर्ट स्पेंसर का मानना था कि जैसे मनुष्य का हाथ का कार्य हाथ करेगा, जो काम पैर से जैसे चलने का कार्य है फंक्शन वो पैर करेगा। हर अंग शरीर के स्वतंत्र हैं, स्वायत्त हैं, ऑटोनॉमस हैं, किंतु सबके फंक्शन अलग अलग हैं। इसके बावजूद सारे ऑर्गन्स आपस में भीतर से एक दूसरे से बहुत ही गहरे रूप से अंतः संबंधित हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। यानी अगर शरीर में हाथ का काम हाथ ही करता है, आंख का काम आंख करती है, किंतु अगर हम चल रहे हैं और पैर में कांटा चुभता है तो पूरा शरीर हमारा पीछे हट जाता है। अर्थात भीतर से सारे शरीर के अंग ऑर्गन्स आपस में जुड़े हैं। इसी प्रकार से समाज में जो सामाजिक व्यवस्था है वो व्यवस्था भी विभिन्न संस्थाओं के अंगीभूत एक एकीकृत व्यवस्था का स्वरूप है। सामाजिक संस्थाएं हैं, धर्म, जाति, विवाह, परिवार आदि आदि सामाजिक संस्थाएं, चाहे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हुआ, लोकसभा है, विधानसभा है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस तरह के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये जैसे इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। यानी समाज में भिन्न भिन्न इंस्टीट्यूशंस हैं, हर इंस्टीट्यूशन के अपने फंक्शन हैं, हर इंस्टीट्यूशन अपने में स्वायत्त है, ऑटोनॉमस है। इस सब के बावजूद आपस में सभी इंस्टीट्यूशन एक दूसरे से अंतः संबंधित और एक दूसरे पर अंतः निर्भर है। ये जो सावयव के रूप को, कॉन्सेप्ट को, उसकी संरचना को, उसके विचार को सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की व्यवस्था को समझने के लिए एक उपागम के तौर पे, एक अप्रोच के तौर पर, एक अभिगम के तौर पे, एक परिप्रेक्ष्य के तौर पे एक समझने और समझाने का प्रयास किया कि साहब समाज को भी इस दृष्टि से देखा जा सकता है जिस दृष्टि से हम सावयव को देखते हैं।
अब बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है। हर्बर्ट स्पेंसर के बाद फिर दूसरा एक गंभीर प्रयास इमाइल दुर्खीम ने किया। इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम जो 1895 में उन्होंने दिया, उसमें भी इस बात की चर्चा किया कि समाज में विभिन्न जो सावयव का स्वरूप है वो किसी न किसी रूप में, इंस्टीट्यूशनल रूप में, हालांकि उन्होंने तो एक दूसरे आधार पर उन्होंने जो दुर्खीम ने सोशल फैक्ट के रूप में उसको दिखाया, समझाया, समझा। अभी तक हर्बर्ट स्पेंसर के अप्रोच से थोड़ा भिन्न पदार्थवादी दृष्टिकोण इमाइल दुर्खीम ने अडॉप्ट किया और इमाइल दुर्खीम ने अब जिस प्रकारवाद की चर्चा की उसको एक ऐसे अप्रोच के रूप में एस्टेब्लिश करने का महनीय प्रयास किया जिसके माध्यम से समाज को इस दृष्टि से समझा जा सकता है कि समाज वास्तव में विभिन्न इकाइयों का एक समुच्चय है। प्रत्येक इकाइयां अपने आप में स्वतंत्र हैं, स्वायत्त हैं, किंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड हैं, प्लस इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। और ये बात क्लियर करते हैं इमाइल दुर्खीम अपने सोशल फैक्ट के कॉन्सेप्ट के माध्यम से। इन्हीं से आगे फिर विकास का क्रम बढ़ता है समाज विज्ञान में, और हर्बर्ट स्पेंसर और दुर्खीम के बाद फिर जो प्रयास हुए हैं वो प्रयास होते हैं सीधे तौर पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के माध्यम से, विशेष रूप से मैलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन और मैलिनोवस्की ने जिन जनजातियों के अध्ययन में इस अप्रोच का प्रयोग किया उसमें इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि समाज या सामाजिक व्यवस्था एक फंक्शन के माध्यम से ही देखी समझी जा सकती है। यानी अनुसंधान और अध्ययन का एक जो नया मार्ग प्रशस्त किया वो मूलतः इस फंक्शनल अप्रोच के नाम से फिर जाना गया। यहां तक तो अभी फंक्शनल अप्रोच की चर्चा आती है। यहां तक के बाद फिर एमजे लेवी आते हैं और उन्होंने फंक्शन के साथ साथ एक दोहरी दृष्टि की चर्चा की। कहा कि साहब सिर्फ फंक्शन ही नहीं है, बस इस फंक्शन की भी चर्चा किए बिना आप व्यवस्था का संपूर्ण समग्र मूल्यांकन नहीं कर सकते। लेवी अब पहली बार फंक्शन के साथ साथ एक नए शब्द का, डिसफंक्शन शब्द का भी प्रयोग करते हैं। और यहां तक भी अभी हम फंक्शनलिज्म की ही शब्दावली का प्रयोग देखते हैं, चाहे हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम और उसके बाद फिर ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट दोनों, उसके बाद फिर लेवी के बाद जो सबसे गंभीर अध्ययन हुआ और जहां से अब फंक्शनलिज्म के बजाय इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहा जाने लगा, वह टर्निंग पॉइंट था आर.के. मर्टन का। मर्टन ने कहा कि साहब समाज में जब हम सोशल सिस्टम को या सोशल एक्शन को डिफाइन करते हैं और देखते हैं सामाजिक क्रियाओं का पूरा अध्ययन और उसका प्रकार, उसका जाल, उसका संजाल, सामाजिक व्यवहार कैसे होता है, सामाजिक क्रियाएं कैसे संपन्न होती हैं, इस सब का समग्र मूल्यांकन करने के उपरांत आर.के. मर्टन ने कहा कि साहब फंक्शन के साथ साथ डिसफंक्शन भी है, और खाली डिसफंक्शन ही नहीं,
मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन भी है। ये जो एक नया टर्निंग पॉइंट आया मर्टन के बाद से, जो कहते हैं कि फंक्शन, डिसफंक्शन, लेटेंट फंक्शन और मैनिफेस्ट फंक्शन, अब उसको थोड़ा वो हम लोग क्लियर कर लें, उनका कहने का आशय क्या था। तो फंक्शन तो आप हम सभी समझ रहे हैं कि अभी तक जो चर्चा चल रही थी कि साहब व्यवस्था, किसी भी सामाजिक व्यवस्था की जो इकाइयां हैं, इकाइयां जब कोई व्यवस्था के संयोजन के लिए सकारात्मक ऑब्जर्व्ड परिणाम देते हैं तो उसको हम फंक्शन कहेंगे। ऑब्जर्व्ड परिणाम हो, परंतु वो बजाय संयोजन के, बजाय सकारात्मक परिणाम देने के नकारात्मक परिणाम दें तो वो तो डिसफंक्शन हो गए। वो लेवी भी उसकी चर्चा करता है। अब ये कहते हैं दो शब्दों का प्रयोग मर्टन ने और किया, गोचर तथा अगोचर प्रकार, जिसको हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में लेटेंट फंक्शन और मैनिफेस्ट फंक्शन। अब मर्टन कहते हैं कि साहब जब क्रिया होती है तो कोई जरूरी नहीं कि व्यवस्था में हर कर्ता जो एक्टर है वो योगदान ही दे, पॉजिटिव या निगेटिव ही परिणाम दे। बहुत सारे ऐसे भी हैं क्रिया के परिणाम पूर्णतः उनके आधार पर तो नहीं होते, किंतु आंशिक योगदान भी देने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। व्यवस्था में ऐसे फैक्टर्स जो व्यवस्था में ऐसे फैक्टर जो आंशिक योगदान देते हैं तो उनको तो उन्होंने कहा कि साहब ये मैनिफेस्ट फंक्शन है, और कहा कि कुछ ऐसे फंक्शन है जो लेटेंट फंक्शन है। अब उसको हमने अपने हिसाब से एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया अपनी पुस्तक में कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो सड़क पर जा रहा है और वो केला खा रहा है। केला खाता है, खा के वो छिलका सड़क पर फेंक देता है, और उधर से दूसरा एक व्यक्ति आता है, उस छिलके पर उसका पैर पड़ता है और वो पैर फिसल जाता है, वो व्यक्ति गिर जाता है, और पीछे से एक ट्रक आती है, ट्रक उस पर चढ़ जाती है, वो आदमी मर जाता है। अब केले खाने वाले व्यक्ति ने तो अपनी क्षुधा की शांति के लिए केला खाया, और गैर जिम्मेदाराना उसकी जो का व्यवहार था, उसने छिलके को सड़क पर फेंक दिया। आज अक्सर ऐसा हम लोग होते देखते हैं। अब इसमें एक लेटेंट फंक्शन क्या है कि उनका कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था कि किसी दूसरे की मौत हो जाए एक्सीडेंट होके, परंतु उस घटना ने इस मौत जैसी एक गंभीर दुर्घटना को निमंत्रित कर दिया, और ये हुआ लेटेंट फंक्शन। इसको मर्टन स्वयं एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत भी करते हैं। कहते हैं कि साहब मान लीजिए शराब कोई पीने वाला व्यक्ति है, वो शराब के माध्यम से उसने अपनी मानसिक संतुष्टि की, परंतु उस शराब में डूबने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, उसका गुर्दा फेल हो गया, किडनी फेल हो गई और वो मर गया। ये उसका लेटेंट फंक्शन हो गया। उसने ये तो सोचा नहीं था और न इसके लिए उसने क्रिया किया था, परंतु ये हो गया। और आए दिन अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इस व्यवस्था में इकाइयां हैं, जो इकाइयां या इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल एक्टर्स के सुपरिणाम के साथ साथ दुष्परिणाम के साथ साथ एक तीसरा लेटेंट फंक्शन भी है, और वो लेटेंट फंक्शन ये है कि वो क्रिया नहीं की गई थी, उसमें गोल अटेनमेंट भी नहीं था, प्री रिक्विजिट्स भी नहीं थी, जो सोशल एक्शन के
5 लक्षण है, किंतु उसके बाद भी वो क्रिया हो गई। राजनीति में कई बार देखते हैं कि कोई घटना होती है, उभारने वाला नेपथ में चला जाता है और एक फंक्शन और एक लेटेंट फंक्शन ये तो दिखाई पड़ने लगता है। समाज में भिन्न भिन्न स्तरों पर हम देख सकते हैं कि व्यक्ति बहुत सारे ऐसे कार्यों को भी करता है जिसमें डायरेक्ट उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसको केमिस्ट्री में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, कैटालिसिस। केमिस्ट्री के कैटालिसिस शब्द का प्रयोग इस अर्थ में करते हैं कि स्वयं क्रिया को नहीं करते किंतु क्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। कैटालिसिस वो तत्व है जो स्वयं कोई रासायनिक क्रिया नहीं करता किंतु क्रिया के वेग को बदल देता है। उसी तरह जो ह्यूमन सोशल एक्शन है वो सिस्टम में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम क्रिया तो कुछ कर रहे हैं परंतु उसके फलस्वरूप एक दूसरी सामाजिक क्रियाएं सामने आ जाती हैं। जो ऑब्जर्व्ड परिणाम है, कॉन्सिक्वेंसेस है, वो नहीं है जो मनुष्य, जो एक्टर है वो जो कर रहा है, वो फंक्शन जो सा है, या तो फंक्शन कर रहा है, डिसफंक्शन कर रहा है, परंतु उसके साथ वो तो दिखाई पड़ रहा है। परंतु बहुत सारे ऐसे भी कार्य हैं जो न फंक्शन की श्रेणी में है न डिसफंक्शन की श्रेणी में है, न वो चाह रहा है वो करना, हो जाता है। कई बार ऐसी भी चीजें होती हैं कि चाह रहा है पर दिख नहीं रहा है, जिसको कहते हैं सुपारी दे देना। किसी ने किसी की सुपारी दे दिया। अब एक तो फंक्शन, वो डिसफंक्शन हुआ जिसने क्राइम किया, अगर क्राइम थियरी में आ जाए, परंतु वो व्यक्ति तो अंत तक पकड़ाया ही नहीं जिसने पूरा एक्शन को मोटिवेट कर दिया, वो तो सामने ही नहीं आया। तो इस तरह के लेटेंट फंक्शन भी सिस्टम के पार्ट है और कोई भी सिस्टम इन चारों अर्थात फंक्शन, डिसफंक्शन, लेटेंट फंक्शन और मैनिफेस्ट फंक्शन, इन चारों को मिला के ही किसी सिस्टम के फंक्शन को हम सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मर्टन आगे चर्चा करता है, वैसे इसकी और भी विशेषताएं हैं, इसको एलोबरेट करना होगा, समय की सीमा है, इसी में बांध के पूरा हमें स्पष्ट भी करना है, इसलिए हमने खाली इस चारों की चर्चा करके आगे बढ़ना ही उचित समझा। इसके लिए आप क्षमा चाहेंगे आपसे। तो फंक्शन, डिसफंक्शन, लेटेंट फंक्शन और मैनिफेस्ट फंक्शन, ये चार की मर्टन ने जो चर्चा की, यहां से एक चर्चा आ गई कि साहब जो संरचना है, यानी जो व्यवस्था है या संरचना है, वो खाली फंक्शन ही उसमें नहीं है, उसमें डिसफंक्शन भी है, उसमें लेटेंट फंक्शन भी है और उसमें मैनिफेस्ट फंक्शन भी है। और कोई किसी काल खंड में अगर हम विवेचना करें उसकी, तो ऐसा कोई कालखंड और कोई व्यवस्था नहीं पाएंगे जिसमें फंक्शन, डिसफंक्शन, लेटेंट फंक्शन और मैनिफेस्ट फंक्शन चारों न हो। अर्थात अगर हमें वास्तव में समग्र रूप से किसी व्यवस्था की विवेचना करनी है तो तब तक हम अपनी दृष्टि पूर्ण नहीं कर पाएंगे जब तक कि इस दृष्टि से न देखा जाए कि फंक्शन, डिसफंक्शन, लेटेंट फंक्शन और मैनिफेस्ट फंक्शन ये चारों उसी संरचना के अनिवार्य और अभिन्न अंग हैं। इसके बिना कोई भी व्यवस्था, कोई भी संरचना की कल्पना नहीं की जा सकती। अब अभी तक देखिए हर्बर्ट स्पेंसर, फिर इमाइल दुर्खीम, फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट दोनों, मैलोनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, उसके बाद इधर सीधे जब मर्टन तक आते हैं
तो एक संरचना का व्यापक स्वरूप आता है और ये कहते हैं कि साहब ये संरचना मनुष्य को और मनुष्य संरचना को, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य द्वारा निर्मित व्यवस्था है। सवाल है कि मनुष्य फंक्शन कहां करेगा। कोई भी अगर सोशल एक्शन की डिफिनीशन देखें तो उस डिफिनीशन में 5 पॉइंट, मोर देन वन एक्टर, सिचुएशन सिस्टम, और जो कुछ कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी मेरिट्स हैं या डिमेरिट्स जो भी हो, गोल अटेनमेंट है, प्री रिक्विजिट्स हैं। ये जो 5 की पांचों अनिवार्य माने विशेषताएं हैं किसी भी सोशल एक्शन की, ये सोशल एक्शन की अनिवार्य विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इसके आलोक में जब हम व्यवस्था की चर्चा करते हैं तो उसमें सिर्फ अभी तक जो पहले फंक्शनलिज्म शब्द का प्रयोग होता था कि समाज की जो व्यवस्था है उस समाज की व्यवस्था मूलतः फंक्शन के कारण है, ये अब बदल गया। और इसीलिए आप देखें कि पहले और मर्टन के बाद इस दो शब्दों को आप अलग अलग देख सकते हैं। पहले अक्सर उस दौर की किताबों को आप देखें तो उसमें फंक्शनलिज्म शब्द का प्रयोग होता है, और मर्टन के इस विवेचना के बाद से अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की चर्चा होती है। और वास्तव में सही भी, कुछ कह रही हैं क्या? तो वास्तव में सही भी यह है कि जब तक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो तब तक सही मायने में फंक्शनलिज्म अप्रोच की व्याख्या नहीं की जा सकती। अब ये है क्या, इसकी आवश्यकता क्या है? दरअसल ये अध्ययन और शोध के लिए एक दृष्टि है, अप्रोच है, एक अभिगम है। ये अपने आप में कोई फैक्ट नहीं है, किंतु फैक्टों के विश्लेषण की एक दृष्टि है। इस बात को विशेष रूप से हम फिर से दोहराना चाहेंगे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अपने आप में स्वयं फैक्ट नहीं है, बल्कि सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्यों के विश्लेषण की एक दृष्टि है, जिसको अंग्रेजी में हम अप्रोच भी कह सकते हैं और पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं, या परिप्रेक्ष्य। और ये परिप्रेक्ष्य ही सबसे उपयुक्त परिप्रेक्ष्य है, ऐसा इस क्लासिकल ट्रेडिशंस में के मानने वाले लोग हैं। अगस्त कुंत ने भी इसकी चर्चा की, इमाइल दुर्खीम तो इसको एस्टेब्लिश ही करते हैं। पार्सन्स ने तो अपने स्ट्रक्चरल सोशल एक्शन वाले थ्योरी में बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की है, और विशेष रूप से मर्टन का जो योगदान है जिसका अभी हमने उल्लेख किया, वहां आते आते ये फंक्शनलिज्म शब्द अब अपने आप में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म शब्द में बदल गया। ये उपागम मूलतः 1960 के दशक तक बड़े जबरदस्त ढंग से लागू रहा, और उसकी वजह यह थी कि जो आधुनिकीकरण का दौर चला, आधुनिकीकरण के संदर्भ में 3 शब्द आते हैं, आधुनिक, आधुनिकता, आधुनिकीकरण। आधुनिक मूल्य है, वैल्यूज, आधुनिकता और ये कालखंड है 16वीं शताब्दी से करंट, ये कालखंड है। और आधुनिकीकरण, करण जहां लग जाता है वहां प्रक्रिया हो जाता है, प्रोसेस। 16वीं शताब्दी के बाद से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रादुर्भाव से जो रैशनैलिटी आई, जो लॉजिक आई, उससे जो समाज बना जिसको मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं, उस सोसाइटी में
जो एक नया सामाजिक ढांचा बना, इस सामाजिक ढांचे में सबसे ज्यादा जो विकास की लहर चली और उस विकास की लहर को बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत पड़ी। उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोई दृष्टि अध्ययन की जो जरूरी थी, वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म था, क्योंकि ये व्यवस्था को मानता है कि व्यवस्था है एक संरचना, उसकी डिफरेंट यूनिट्स हैं, समाज में विभिन्न जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे सोशल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सोसाइटी की एक यूनिट है। और इस यूनिट के रूप में प्रत्येक इंस्टीट्यूशन अपने आप में इंडिविजुअल ऑटोनॉमस है, सबकी अपनी स्वायत्तता है। इस सब के बावजूद सारे आपस में भीतर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अंतर संबंधित है। जैसे उदाहरण के स्वरूप पर हम देख सकते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, रिलीजन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, और बैंकिंग इंडस्ट्री इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन है। शहर में दंगे हो गए, दंगा मतलब जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उसमें गड़बड़ी आ गई। अब होगा क्या, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, सब बंद हो गए, कर्फ्यू लग गया शहर में। यानी एक इंस्टीट्यूशन के प्रभावित होते ही सारे इंस्टीट्यूशंस इफेक्टेड हो जाते हैं। तो व्यवस्था को चलाए रखने के लिए डिफरेंट यूनिट्स के रूप में इंस्टीट्यूशंस को देखना और सारे इंस्टीट्यूशंस को यूनिट के रूप में एक दूसरे पर निर्भर और इंटरलिंक्ड बताने का फायदा ये होता है कि इससे पूरी व्यवस्था एक समग्रता से देखी जाती है, और समग्रता से देखने पर इसमें कोई द्वंद्व नहीं होता। और जहां द्वंद्व नहीं है तो वहां लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा बेहतर ढंग से, तुलनात्मक ढंग से मेंटेन रहता है। और ऐसे में ये आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से निर्मित हुए आधुनिक समाज का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इसलिए आप देखें कि ये जो 16वीं शताब्दी के बाद से नगरीकरण, आधुनिकीकरण जैसी प्रक्रियाएं चली और उससे एक नवीन सामाजिक ढांचा दुनिया के सामने आया। जो पहले खाली एक एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी थी, अब उस सोसाइटी में एक तरह से इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सर्विस सेक्टर की सोसाइटी, ये सारी चीजें इमर्ज कर गई और एक नए समाज को हम देख रहे हैं ये 500-600 वर्षों से। और इस समाज को देखने के लिए जो दृष्टि थी वो दृष्टि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। शुरुआत में हर्बर्ट स्पेंसर और उसके बाद दुर्खीम, फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फिर एक टालकट पार्सन्स, ये जितने क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं सबकी अपनी दृष्टि थी। ये बात 1960 तक चलती है। 60 में आते आते एक गंभीर चर्चा विमर्श लेती है। गंभीर चर्चा ये लेती है कि साहब अगर स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ही वास्तव में सबसे उपयुक्त अप्रोच है वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या का, तो फिर तो कोई चेंज की संभावना नहीं है। क्योंकि स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव जो है यह अप्रोच, वो ये मान के चलता है कि समाज सावयव के तरह है और सावयव तो जैसा है वैसा है, उसमें कोई चेंज तो होगा नहीं। सावयव के ही तरह जैसे जितने सावयव के अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन्स अलग अलग, सबकी अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी, हर शरीर का ऑर्गन अपने स्वायत्तता को लेके चलता है, इसके बावजूद आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो एक को चोट पहुंचेगी तो दूसरे को पहुंचेगी। इसी तरह सोसाइटी
को अगर इस नजरिए से देखा जाएगा, यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच से, कि साहब सोसाइटी में डिफरेंट इकाइयां हैं और प्रत्येक इंस्टीट्यूशन एक यूनिट है, एक इकाई है, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई हैं अपने आप में, सब अपने में स्वतंत्र हैं, सब अपने में ऑटोनॉमस हैं, सबका अपना एक फंक्शन है, हर यूनिट का अपना एक अलग फंक्शन है, किंतु इस सब के बावजूद वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो इंटरलिंक्ड है तो एक के चेंज आने से दूसरे में चेंज आ जाएगा, इसलिए उसको छूना नहीं है। अब सवाल ये है कि जो वर्तमान ये 500 वर्षों में आधुनिक समाज बना, इस आधुनिक समाज में शोषण है, विषमता इसी समाज में है, डोमिनेंस इसी समाज में है। तो कहा कि साहब श्रम विभाजन की जो चर्चा दुर्खीम करता है, कहा कि वो तो अपने जगह है, परंतु ये जो सामाजिक समस्याएं हैं, और ये सामाजिक समस्याएं ये पूरे के पूरे इसी आधुनिक दौर की हैं। अगर 16वीं शताब्दी के पहले के समाज को देखा जाए, जब विज्ञान नहीं था, प्रौद्योगिकी अपने दूसरे रूप में थी, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी और आधुनिक विज्ञान है, उसने जिस तर्कपूर्ण समाज, रैशनल समाज की चर्चा की, और वो समाज जो कहता है कि नहीं, हम तो मानव की मुक्ति के लिए आए हैं, यानी जो रैशनलिटी थी वो उसने, विज्ञान ने, रैशनलिटी ने, लॉजिक ने, इसने कहा कि साहब हम तो ऑब्जेक्टिवली काम करते हैं, सब्जेक्टिविटी तो है नहीं विज्ञान में, क्योंकि लॉजिक है, रैशनलिटी है, तो साहब हमारा जो काम होगा वो सबके लिए बराबर होगा। परंतु इसी 500 वर्षों के समाज में सबसे ज्यादा विषमता, सबसे ज्यादा डोमिनेंस और सबसे ज्यादा एक दूसरे के प्रति हेट्रेड। तो कहा कि क्या, अब आलोचना ये होने लगी 1960 के दशक तक आते आते स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की, इस पर दो बड़े आरोप लगे। पहला आरोप के साथ ये यथास्थितिवादी है, ये का मतलब स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच या पर्सपेक्टिव, ये यथास्थितिवादी है। और दूसरा आरोप लगा कि ये बाय नेचर टीलियोलॉजिकल है, टीलियोलॉजिकल, सोद्देश्यपूर्ण। और यथास्थितिवादी कहते हैं कि साहब समाज जैसा है वैसे ही रहेगा, उसी दृष्टि से हमें देखने की एक आदत डाल दी जा रही है। अगर हम जब तक अपने अप्रोच को नहीं बदलेंगे, यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को नहीं बदलेंगे, तब तक ये समाज तो जैसा है वैसे ही हमें देखना है, क्योंकि ये हमें सिखा रहा है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के साथ फंक्शन है, डिसफंक्शन है, लेटेंट फंक्शन है और मैनिफेस्ट फंक्शन है। ऑल फंक्शंस आर द इंटीग्रल and essential part of the system, and no any system can imagine beyond this. इसके बाहर तो कोई सिस्टम कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर इससे बाहर कोई सिस्टम की कल्पना नहीं कर सकते, तो ये जो आधुनिक समाज है, और इस आधुनिक समाज में जो शोषण है, जो विषमता है, इसमें जो डोमिनेंस है, इसमें जो हैट्रेड है, ये बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा। तो स्वाभाविक है कि जब स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच से इसका अध्ययन करेंगे तो ये बदलने की तो गुंजाइश है नहीं, क्योंकि ये तो यथास्थितिवादी है। और यही सबसे दो बड़े जो आरोप लगे के साथ यथास्थितिवादी है कि मॉडर्न सोसाइटी जिस ढांचे में बनी है, निर्मित हुई है, और जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, इसमें कोई चेंज की आवश्यकता नहीं है। ये आलोचनावादियों ने एक आरोप लगाया स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पर।
और दूसरा कहा कि साहब ये सुद्देश्यपूर्ण है, यानी हमारा जैसा उद्देश्य है वैसे ही हम व्याख्या कर लें। जैसे अगर हम ये कहें कि साहब नाक इसलिए बनी है कि यहां चश्मा पहना जा सके, नाक इसलिए तो बनी नहीं कि चश्मा पहना जा सके, नाक तो जिस बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की एक पार्ट है। चश्मे का जब आविष्कार हुआ था तब चश्मा इस ढांचे में हमारे शरीर के इस ललाट पर फिट बैठे, इसके लिए नाक को केंद्र बनाया गया। परंतु अगर ये व्याख्या की जाए कि चश्मा पहनने के लिए ही भगवान ने नाक बनाई, तो ये इंटरप्रिटेशन टेलियोलॉजिकल है। यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पर आप ये जो एक गारंटी करते हैं कि नहीं साहब, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो हम व्याख्या कर रहे हैं, अर्थात हमने कह दिया कि साहब समाज में फंक्शन है, समाज में डिसफंक्शन है, समाज में लेटेंट फंक्शन है, समाज में मैनिफेस्ट फंक्शन है। कहा साहब हर प्रकार के फंक्शन तो आ गए और इसी समाज के पार्ट हैं, और इससे मिल के एक सिस्टम है, और सिस्टम की तो डिफरेंट यूनिट्स हैं, और यूनिट्स मिल के एक सिस्टम बना देते हैं। और यूनिट्स में अगर एक भी यूनिट गड़बड़ाएगी तो पूरा सिस्टम इफेक्टेड होगा। तो हमें सिस्टम को बचाए रखने के लिए यूनिट को यथास्थिति बनाए रखना है। ये आलोचनावादियों ने सबसे बड़ा आरोप लगाया। कुछ हद तक अब आलोचनावादियों की दृष्टि अपनी थी, वो भी ठीक थे। उनका ये कहना था कि साहब अगर वास्तव में ये जो 500 वर्षों में आधुनिक समाज निर्मित हुआ है, इसमें जिस प्रकार की विषमता है, जिस प्रकार का डोमिनेंस है, जिस प्रकार के शोषणवादी प्रक्रिया का इसमें ओरिएंटेशन दिखाई पड़ता है, इसको खत्म करना है और एक नए समाज की रचना करनी है। अगर नए समाज की रचना करनी है और इस प्रकार की सामाजिक चुनौतियों को समाप्त करना है, इस सामाजिक कुरीतियों को, सामाजिक विषमताओं को खत्म करना है, तो हमें एक नए जिस समाज की रचना करनी है, वो समाज वास्तव में ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल दृष्टि से अध्ययन करने पर हम उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आप देखें कि 1960 के बाद स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की भयंकर आलोचना हुई, और साथ साथ आप देखें कि संरचना की भी आलोचना का दौर यही है। 1960 में आप देखें कि फुकुयामा ने कहा कि हिस्ट्री इज डेड। मैंने ये फुको की पोस्ट मॉडर्निस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, फिलोसोफर की बात कर रहे हैं। फुकुयामा वो इतिहास को कहता है कि मर गया। संरचनावादियों का जो सबसे बड़ा मसीहा जो था क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, 1960 के दशक में घोषणा हो गई पोस्ट मॉडर्निस्टों के माध्यम से कि साहब ये जो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की संरचना है वो मर गई, खत्म हो गई, समाप्त हो गई। अर्थात उनका कहना क्या था, इसका मतलब वो मर गई, डेड का मतलब संरचना तो डेड होती नहीं। उनका आशय था कि ये जो आधुनिकता का दौर है, यानी ये 15वीं शताब्दी के बाद से 16वीं शताब्दी, 16, 17, 18, 19, 20 और 21वीं चल रही है, का ये जो 500 साढ़े 500 वर्षों का दौर है, ये दौर समाप्त हो गया। अब ये दौर समाप्त हो गया मतलब ये वैल्यूज खत्म हो गए। उस वैल्यूज को खारिज किया। उस जो अभी हमने चर्चा किया कि साहब 3 कॉन्सेप्ट हैं, मॉडर्न, मॉडर्निटी, मॉडर्नाइजेशन। कहता है कि मॉडर्न कालखंड में जो, यानी 16वीं शताब्दी के बाद से अभी तक ये जो कालखंड है, ये जो खास वैल्यूज थे, आधुनिक मूल्य, और ये आधुनिक मूल्य चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र में हो, चाहे वो रिलीजियस क्षेत्र में हो,
एजुकेशनल क्षेत्र में हो, सोशल क्षेत्र में हो, ये सारे क्षेत्रों में जो आधुनिक मूल्य थे वो जो आधुनिक कालखंड में लागू किए गए और जो लगातार चल रहे हैं, अर्थात आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया से और इससे जो सामाजिक ढांचा बना है, इसमें जो विसंगतियां हैं इनको समाप्त तभी किया जा सकता है जबकि इनके अध्ययन का नजरिया बदला जाए। इनके अध्ययन का नजरिया का मतलब ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच से जो तथ्यों की गवेषणा का अभी तक एक प्रयास हमारे क्लासिकल सोशियोलॉजिस्टों ने किया, उनको एक का एक खारिज करके और एक नए समाज की चर्चा शुरू हुई। हालांकि यहाँ भी एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बिंदु ये रहा कि जितने उत्तर आधुनिकतावादी थे, इन्होंने आधुनिकता की आलोचना तो की, उन्होंने संरचना की आलोचना तो की, उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को अध्ययन का एक दृष्टिकोण बनाने की आलोचना तो की, किंतु कोई ठोस मॉडल नहीं दे पाए। ये जरूर है कि कुछ ऐसे चिंतक उस कालखंड में आते हैं जो द्वंद्व के नजरिए की बात करते हैं कि साहब समाज में जो अध्ययन हो वो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच से हो, क्योंकि लगातार जब कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच हम लागू करेंगे समाज पर तो जो भी विसंगतियां हैं, विषमता है, वो उसके खिलाफ एक संघर्ष, एक द्वंद्व चलता रहेगा और इस द्वंद्व के माध्यम से हम एक नए समाज का सृजन करते रहेंगे। हम आज के इस परिचर्चा में एक अपनी ट्रेडिशनल बिंदु का भी उल्लेख करेंगे, चूंकि समय सीमित है, इसको बड़ी जल्दी से समेट रहा हूं मैं। खैर, कुल मिला के अब ये 60 का दौर आया और स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की आलोचना होने लगी और उस पर दो मेजर आरोप लगे। पहला कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पर जो पहला आरोप लगा ये टीलियोलॉजिकल अप्रोच का है, यानी स्वदेशपूर्ण है। स्वदेशपूर्ण का मतलब कि ये आधुनिक समाज वो के संरक्षण के लिए और ये आधुनिक समाज ने जिस एलीट क्लास को पैदा किया है, ये एलीट क्लास के हितों के संवर्धन और संरक्षण का एक दृष्टिकोण है। और इस ये आलोचनावादियों का एक बड़ा मैंने जिसको कहिए कि एक ऐसा आरोप लगा कि इससे वास्तव में इसकी चूलें हिल गई। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की जो चूलें हिली उसके पीछे ये था कि साहब ये मूलतः जो आधुनिक समाज है इसमें एक एलीट क्लास पैदा हुआ है और इस एलीट क्लास के हितों का संरक्षण करने वाला कोई अप्रोच है तो वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है। परंतु जैसा अभी हमने चर्चा की कि कोई अल्टरनेटिव तो दे नहीं पाए। ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच था वो तो उससे पहले का दृष्टि, वो चाहे हेगेलियन फिलॉसफी से देखिए, चाहे आप मार्क्सियन फिलॉसफी से आइए, वो जो आलोचक थे उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं था, वो तो उनके वो दूसरे दृष्टिकोण थे। वो अपने जगह सही भी हो भी सकते हैं, परंतु एक तरह से आलोचना तो का दौर जो 20 वर्षों तक रहा, 60 से 80 तक, इसमें एक काफी इसकी अस्मिता खतरे में तो पड़ी। हालांकि जो उपयोगिता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की वो तो खत्म हुई नहीं, और इसीलिए अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो आलोचना झेल चुका था, पुनः जिसको कहिए मूर्छा लक्ष्मण को लग गई, संजीवनी हनुमान जी ले आए और फिर वो लड़ने लगे लक्ष्मण जी। वही स्थिति स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के साथ हुई कि 20 वर्षों तक मूर्छा के दौर में था, यानी 1960 से लेके 80 के दौर तक, और 80 के दौर के बाद से आते आते अमेरिका और जर्मन के वैज्ञानिकों ने फिर से इसको रिवाइव कर दिया।
और जैसे आप चाहे जर्मनी का निकलास लुहमन या अमेरिका के जेफरी अलेक्जेंडर, इन दोनों को आप देखें, इन दोनों ने इसका रिवाइवल किया। निकलास लुहमन ने 1982 में एक किताब लिखी, द डिफरेंशिएशन ऑफ सोसाइटी, निकलास लुहमन की किताब है। और उसी तरह ये इन्होंने जेफरी अलेक्जेंडर ने उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब आई, नियो फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड, ये 1998 में आई। और इन चाहे निकलास लुहमन हो चाहे जेफरी अलेक्जेंडर हो, इन लोगों ने कहा कि साहब ठीक है, हम मानते हैं कि संरचना की आलोचना करने वाले लोग स्ट्रक्चरल फंक्शनल हमारी आवाज आ रही है? Yes, हेलो, sir. जी अभी सर जी। बीच में हाँ, ब्रेक हो गया, बीच में ब्रेक जी हो जी गया था क्या? अच्छा जी अच्छा, सर। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ सर, हैं अभी 6 मिनट बचा, जी सर। ठीक है, अच्छा। तो मैं चर्चा कर रहा था निकलास लुहमन 1982 में जो उन्होंने किताब लिखी, द डिफरेंशिएशन ऑफ सोसाइटी, चाहे जेफरी अलेक्जेंडर जिन्होंने किताब लिखी नियो फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड 1998 में उनका पब्लिश हुई। उनका उद्देश्य क्या था? इन लोगों का उद्देश्य था एक अमूर्त अवधारणात्मक योजना निर्मित करना। असली चीज जानना, इनकी इनका जो लक्ष्य था, वो चाहे निकलास लुहमन हो चाहे जेफरी अलेक्जेंडर, ये अमूर्त अवधारणात्मक योजना निर्मित करना जिससे जटिल अनुसंधान पूर्ण और जो फैक्ट बेस्ड ऑब्जर्वेशन है उसकी एक रीइंटरप्रिटेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। उन्होंने कहा कि साहब, दो जो बड़ी आलोचनाएं होती हैं इसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की, टेलियोलॉजिकल है और एक ये है कि साहब ये जब तक एक टेलियोलॉजिकल, दूसरा यथास्थितिवादी। तो कहा कि साहब ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि नहीं, ये यथास्थिति की हम चर्चा करते हैं और ना हम सुद्देश्यपूर्ण चर्चा करते हैं, परंतु व्यवस्था की इकाइयां तो हैं और बिना इकाई के समग्र हो नहीं सकता। इकाई से समग्र, और जो इकाई की इंटर डिपेंडेंसी है, आपसी अंतः संबद्धता, एक दूसरे पर निर्भरता, इसकी व्याख्या हमें करना है। और बिना अंतः संबद्धता के कोई भी व्यवस्था मूल्यांकित नहीं हो सकती। और व्यवस्था के मूल्यांकन का बेहतर कोई अप्रोच या पर्सपेक्टिव है तो वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ही है। अब 2-3 मिनट बचा है। आज एक विशेष हम इसमें बिंदु जोड़ना चाहेंगे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को हम, जैसा हमने भी चर्चा की कि साहब वो इमाइल दुर्खीम या उसके बाद या मर्टन, ये वो सब ठीक है, परंतु भारत में इस दृष्टि से अध्ययन अध्यापन का बहुत पुराना इतिहास है। आज के 2600 वर्ष पूर्व
तथागत भगवान बुद्ध आए थे। बुद्ध के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, एक तो वो कि जीवन दुख है, दुख का कारण है, कारण तृष्णा है, तृष्णा के निवारण के मार्ग हैं। ये 4 आर्य सत्य की देशना की। पूरे संपूर्ण बौद्ध चिंतन का एक सबसे बड़ा निष्कर्ष है, उस सिद्धांत का नाम है प्रतीत्य समुत्पाद। इसको कोई विद्यार्थी अगर हो तो उसमें लिख ले, प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य धन सम धन उत्पाद, अर्थात यह बौद्ध दर्शन का मूल रीढ़ है। यह सिद्धांत जो भी बौद्ध दर्शन को जानने वाले होंगे जानते होंगे कि प्रतीत्य समुत्पाद का दर्शन बौद्ध दर्शन की रीढ़ है। यह है क्या? ये मूलतः स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ही है। तथागत बुद्ध ने जो प्रतीत्य समुत्पाद की देशना की, उन्होंने कहा कि प्रतीत्य धन सम धन उत्पाद, ये कार्य कारणता का संबंध नहीं है। जगत की रचना कैसे हुई, ये जगत संघात से निर्मित है और बिना संघात के, यानी एक दूसरे के डिपेंडेंसी के, इस जगत की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रतीत्य जैसा प्रतीत हो रहा है, धन सम धन उत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद, अर्थात यह एक प्रकार के उस दौर में आप देखें कि आज के 2600 वर्ष पूर्व भी बुद्ध जैसे एक तत्ववेत्ता ने भी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच से जगत की रचना और व्यवस्था के मूल्यांकन का दृष्टिकोण और उसकी वकालत की थी। ये बात दूसरी है कि साहब उनके शब्दावली भिन्न थी, वो उसको प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं, परंतु उसकी जो दृष्टि है वो आप ये न समझें कि वो कार्य कारणता का संबंध है और जो न इसमें है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कार्य कारणता का संबंध नहीं है। ये इकाइयों की अंतःनिर्भरता, अंतः संबद्धता और उससे समग्रता के सुपरिणाम या दुष्परिणाम, या माने लेटेंट फंक्शन या फंक्शन या डिसफंक्शन या मैनिफेस्ट फंक्शन, वो कोई भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हर जगह फंक्शन ही हो। यही एक डिमेरिट थी इसकी कि पहले इसमें खाली फंक्शन की चर्चा होती थी, हम लोग खाली इसको फंक्शनलिज्म कहते थे, और आज भी बहुत सारे किताबों में हमने देखा है फंक्शनलिज्म की बात की होती है। पर ये मामला यहाँ तक आ गया जब मर्टन ने कह दिया कि फंक्शनलिज्म, डिसफंक्शन, लेटेंट फंक्शन और मैनिफेस्ट फंक्शन, तो कहा कि ये सब कहाँ है? ये व्यवस्था में है। और व्यवस्था एक बहुत सारी इकाइयों का एक समग्र है। सारी इकाइयां स्वतंत्र हैं, ऑटोनॉमस हैं, सबके अपने फंक्शन हैं। इसके बावजूद वे आपस में एक दूसरे से जुड़ी है, एक दूसरे पर निर्भर है, और एक के प्रभावित होने से दूसरी यूनिट प्रभावित होती है। हम इसकी आलोचना कर सकते हैं, हम इस जैसा कि चाहे लोहमन ने किया, चाहे ये जेफरी अलेक्जेंडर ने किया, परंतु इसके मूल भावना को अगर हम देखें तो बुद्धिज्म के प्रतीत्य समुत्पाद दृष्टि से भी इसका समर्थन होता है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि आज भी समाज को समझने के लिए तथ्यों के विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण दृष्टि के रूप में और सिद्धांतों के निर्माण, समाजशास्त्री सिद्धांतों के निर्माण के लिए और आधुनिक समाज के संदर्भ में एक प्रासंगिक, उपयोगी परिप्रेक्ष्य और
अभिगम माने अप्रोच के रूप में हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को आज भी प्रासंगिक उतना ही मानते हैं जितना वो अपने आरंभिक दौर में था। हमें लगता है समय हो गया है क्या? हेलो, कट गया क्या? जी सर, नहीं अच्छा, जी सर, समय तो लगभग पूरा हो गया है सर। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बड़ी तन्मयता से सुना और हमें ये अवसर दिया आप लोगों ने। हम इसके लिए विशेष रूप से वीकेएम के प्राचार्य और खास तौर पे डॉक्टर अनुराधा बापली को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अवसर दिया कि तमाम प्रतिभागियों से हम इस विषय पर इंटरैक्ट कर सकें। अगर फिर आपने अवसर दिया तो विस्तार से फिर चर्चा होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपको Thank you बार so बार much, sir. सुनना चाहेंगे। हाँ सिमरन जी, बोलिए मैम सिमरन। Okay, ma'am. Thank you so much, sir, for such enriching and enlightening lecture. Participants, if you have any question from sir, आप sir से पूछ सकते हैं। Participants, यस मैम, हाँ गुड निशा आफ्टरनून। बोलिए। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि फंक्शनलिज्म स्टार्टिंग में था, जैसे कि अगस्ट काम और स्पेंसर और ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे दो लोग, रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की। तो फिर उसको जी। बाद में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में मतलब आई थिंक आर के मर्टन ने कर दिया। तो फिर उसको उसमें क्या लैक्स थी फंक्शनलिज्म में कि उसको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में कर दिया गया, तो उसमें क्या कमियां थी? नहीं, वो कोई कमियां नहीं थी। फिर स्पष्ट समझ लें, कमी जैसी कोई चीज नहीं थी। सिस्टम में सिर्फ फंक्शन है। अभी इसी पर चर्चा हुई है। अभी का मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट तक। और आपने जो वो कहा मर्टन की चर्चा, मर्टन के साथ साथ हमने मर्टन के पहले लेवी का भी नाम लिया है ना। तो Yes. लेवी ने पहली बार फंक्शन और डिसफंक्शन दोनों की चर्चा लेवी ने की, और लेवी के बाद तब मर्टन ने फंक्शन, डिसफंक्शन, लेटेंट फंक्शन और मैनिफेस्ट फंक्शन की चर्चा की। अब जो आपका प्रश्न है, प्रश्न आपका यह है कि अभी तक फंक्शनलिज्म और अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्यों? तो स्ट्रक्चर माने एक संरचना। संरचना की पहली विशेषता, संरचना अमूर्त होती है। संरचना क्या होती है? अमूर्त होती है, यानी दिखाई नहीं पड़ती है, अब उसी के प्रभाव से मनुष्य का सोशल एक्शन और बिहेवियर है। यानी मनुष्य संरचना से, और संरचना मनुष्य से। संरचना कहीं आसमान से तो आती नहीं, मनुष्य ही तो निर्मित करता है उसको। मनुष्य के व्यवहार से, सोशल एक्शन से सामाजिक संरचना बनेगी, एक व्यवस्था बनेगी। और जैसे अभी हम सब लोग एक जुड़े हैं आपस में, तो एक व्यवस्था बनी, इंटरेक्शन हो रहा है। मोर देन, जो सोशल एक्शन के 5 विशेषताएं, पहला मोर देन वन एक्टर, दूसरा कि एक सिस्टम होगा, तीसरा कुछ कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, मेरिट्स, डिमेरिट्स, व्हाटसोएवर, और गोल अटेनमेंट होगा, साथ साथ प्री रिक्विजिट्स होंगी कुछ। तो ये जो सोशल एक्शन है, तो कहा कि साहब सोशल एक्शन तो जैसे पार्सन्स कह रहा है कि ठीक है, वो तो सभी वही कहते हैं कि इतना तो होना ही होना है, परंतु वहां खाली फंक्शन की बात हो रही है। अभी तक चाहे वो जो फर्स्ट इमाइल दुर्खीम भी फंक्शन की बात करते हैं, चाहे उनके बाद एंथ्रोपोलॉजिस्ट जितने रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की हैं, ये सिर्फ फंक्शन शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए अभी तक फंक्शनलिज्म कहा गया। अब चूंकि मर्टन हुआ, मर्टन के पहले लेवी हुए, इन लोगों ने कहा कि नहीं साहब, ये पूरी एक संरचना है, और वो संरचना में फंक्शन ही नहीं है, डिसफंक्शन भी है, लेटेंट फंक्शन भी है। तो आपका जो प्रश्न है कि साहब पहले तो फंक्शन और अब स्ट्रक्चरल फंक्शनल क्यों? इसलिए कि वो स्ट्रक्चर में ही फंक्शन है।
फंक्शन कहीं अलग नहीं है, फंक्शन स्ट्रक्चर में है, और स्ट्रक्चर में सिर्फ फंक्शन ही नहीं है, डिसफंक्शन भी है, लेटेंट फंक्शन भी है। इसलिए इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, यानी स्ट्रक्चर में फंक्शन है, इसलिए अब फंक्शनलिज्म के बाद अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहा जाने लगा। ये कुछ स्पष्ट हुआ आपको मैडम? किसने पूछा था? यस सर, यस सर। अच्छा, और कोई प्रश्न आपको? यस सर, एक और क्वेश्चन था ये कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है उसको सबसे पहले किसने क्रिटिसाइज किया था उसको? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के जितने पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, सारे पोस्ट मॉडर्निस्ट, उसमें फूको है, दरिदा है, उसमें जेम्सन है, लियोटार्ड है, ये सारे के सारे लोगों ने, वो एक दौर चला, और दर्शन के क्षेत्र में भी, और दर्शन के क्षेत्र में इसको फूकोयामा ने इसकी आलोचना की थी। दो लोग हैं, एक फूको है, पॉल मिशेल फूको, वो उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं, उसको वो हो सकता है आपके भी सिलेबस में हो, उनको पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर के रूप में देखते समझते हैं, जिन्होंने नॉलेज इज पावर का कॉन्सेप्ट दिया है। हम उस फूको की बात नहीं कर रहे हैं, फूकोयामा जो दार्शनिक है। तो आपका जो प्रश्न है कि सबसे पहले इसकी आलोचना किसने की, तो फूकोयामा ने कहा कि साहब इतिहास मर गया है। वहां इतिहास का मतलब किससे था? वो आधुनिकता के इतिहास से था। ये आधुनिक कालखंड में जो आधुनिक मूल्यों का इतिहास था उससे था उसका आशय, और उस दृष्टि से दार्शनिक स्तर पर उसने, यानी फुकुयामा ने, और बाकी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के जितने उत्तर आधुनिकतावादी हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर, वो चाहे फूको हो, पॉल मिशेल फूको, जैक्यूस दरिदा, जेम्सन, जैफ्रेक्रोज लियोटार्ड, ये सारे के सारे लोगों ने उसकी आलोचना की है। ए सीरीज ऑफ, ये 1960 से 80 तक ये आलोचना का ही दौर चला है। वो 82 के बाद से फिर ये इसको पुनः रिवाइव करने वाले लोग जर्मनी और अमेरिका में आए। जी, ओके सर, थैंक यू सर। सर आपका एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा वंडरफुल था। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर। पार्टिसिपेंट्स, आपके और कोई क्वेश्चन है? तो अब और कोई क्वेश्चन नहीं ना है मैडम? नहीं सर। ठीक, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी को, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत प्रभावशाली ढंग से हमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव के बारे में हमें आपने बताया। आपने इसके विकास की भी व्याख्या की कि किस तरीके से हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले इस चीज की व्याख्या की थी। उन्होंने इस चीज के बारे में, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था फंक्शन के। इसके बाद इमाइल दुर्खाइम आते हैं, इन्होंने भी फंक्शनलिज्म के बारे में बात किया, और इन्होंने भी कहा कि किस तरीके से हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं, ऑटोनॉमस हैं, बट फिर भी वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं। इसके बाद कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी आते हैं जिन्होंने फंक्शनलिज्म की बात की थी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में बात किया था आपने ये भी बताया, रॉबर्ट किंग मर्टन, जिन्होंने सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव नहीं बल्कि उन्होंने फंक्शन, डिसफंक्शन, लेटेंट फंक्शन और मैनिफेस्ट फंक्शन के भी बारे में बताया। थैंक यू सो मच सर फॉर थॉट प्रोवोकिंग लेक्चर। थैंक यू सो मच सर। इसके साथ साथ मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव मैम को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और हमें हमेशा मार्गदर्शन देती हैं कि हम इस तरीके के व्याख्यान आयोजित करें। थैंक यू सो मच मैम। और इसके साथ साथ इसी क्रम में मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना पीसफुली इस लेक्चर को सुना, समझा, और साथ साथ इफेक्टिवली उन्होंने क्वेश्चन आंसर सेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।
Thank you, ma'am. Thank you, sir and ma'am. इसको